हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिंग पार्ट 5 लीडरशिप स्टाइल। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल। अभी लास्ट वीडियो में हमने लीडरशिप को समझा था कि लीडरशिप क्या होता है, कि किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करना अपने तरीके से कि वो हमारा काम को करने के लिए तैयार हो जाए, उसको कहते हैं लीडरशिप। अब लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? ये एक मेथड होता है, ये एक तरीका होता है जो मैनेजर को मदद करता है किस काम में, कि उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो सबऑर्डिनेट के ऊपर पड़े। तो उसको हम कहते हैं लीडरशिप स्टाइल। ऐसे स्टाइल को वो मैनेजर फॉलो करे कि जो सबऑर्डिनेट है वो उसके काम को करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये मेथड है विच हेल्प द मैनेजर टू एस्टेब्लिशेज हिज इफेक्ट ऑन सबऑर्डिनेट्स। अब आगे हम देखेंगे कि लीडरशिप स्टाइल कितने टाइप्स के होते हैं। 3 तरह के होते हैं ये: ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एंड लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल। तो इनको हम आगे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इस स्टाइल का दूसरा नाम होता है लीडर सेंटर्ड स्टाइल। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है वो सारी पावर जो है, सारी कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। इसी वजह से इसको ऑटोक्रेटिक भी कहा जाता है, क्योंकि वो सारी अथॉरिटी, सारी कंट्रोल अपने हाथ में रखता है और एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ से कोई भी काम करने की अपनी मर्जी से इजाज़त नहीं होती। यहाँ पर जैसे लीडर उनको जो है अकॉर्डिंग जैसे भी बताएगा कि किस काम को कैसे करना है, जैसे भी डायरेक्ट करेगा, काम को करने का तरीका बताएगा, एग्जैक्टली एम्प्लॉय को वही मेथड फॉलो करना है। अपना दिमाग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना होता, और अगर वो अपना दिमाग लगाते हैं तो इसके लिए फिर उनको पनिश कर दिया जाता है। क्योंकि ऑटोक्रेटिक का मतलब ही होता है कि एकाधिकार। लीडर के दिमाग में ये चीज़ यहाँ पर बैठी हुई होती है कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को पूछ लेगा या अपने एम्प्लॉयज़ की सलाह ले लेगा तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए वो सारी अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है और किसी को भी अपने मर्जी से काम करने की परमिशन यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को वही करना होता है जो मैनेजर जो है या लीडर है उनको कहता है। तो इसीलिए यहाँ पर सक्सेस या फेलियर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी मैनेजर के कंधों पे होती है, एम्प्लॉयज़ का उसमें कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम इसका फीचर देखते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। जैसे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। कहने का मतलब हो गया कि मैनेजर जो होता है वो अपनी अथॉरिटी किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर नहीं करता। सारी अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होती है, एक लीडर या मैनेजर के ही हाथ में होती है। सिंगल मैन डिसीजंस, एक ही पर्सन है जो लीडर है, जो मैनेजर है, सारे डिसीजन उसी को लेने हैं। एम्प्लॉय को वो कंसल्ट नहीं करता, एम्प्लॉय से उसको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अपना खुद का डिसीजन सारा खुद ही लेना है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो सिंगल मैन डिसीजन होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे की तरफ बात जो है वो फ्लो होती है, क्योंकि ऊपर जो है हमारे सीनियर अथॉरिटी बैठी होती है, ऊपर ही मैनेजर और लीडर होता है। तो उनका काम क्या होता है, सिर्फ अपने ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन को नीचे एम्प्लॉय के ऊपर थोप देना, लाके उनको बता देना कि क्या काम करना है, कैसे करना है। नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़, लीडर के दिमाग में ये बात बैठी हुई होती है, वो एम्प्लॉय के बारे में उसकी थिंकिंग ही गलत होती है कि ये अपने मन से तो काम करेंगे नहीं, अपनी तो इनकी कभी इच्छा करेगी नहीं, क्योंकि जब तक इनको टाइट नहीं किया जाएगा, जब तक इनको स्ट्रिक्टली नहीं दिया जाएगा, कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। ऐसा यहाँ पर लीडर की सोच होती है। इसीलिए एम्प्लॉयज़ को लेके जो लीडर है या मैनेजर है उसकी यहाँ पर गलत सोच होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेज ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब इस स्टाइल के फायदे क्या क्या हैं? क्विक एंड क्लियर डिसीजन, एक ही पर्सन के हाथ में सारी डिसीजन लेने की पावर होती है, तो इस वजह से उसे किसी को पूछना तो होता नहीं है। तो यहाँ पर क्विकली डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि अकेला अगर उस तो कोई बात आती है, वो सिंगल है, जो भी कोई डिसीजन लेना है उसको, तो यहाँ पर डिले नहीं होता डिसीजंस में। और एक ही बंदा बात करेगा, एक ही बंदा डिसीजन लेगा, तो डिसीजन जो है वो बिल्कुल क्लियर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्विक एंड क्लियर डिसीजन होते हैं। सेटिस्फैक्ट्री वर्क, एक लीडर है वो अपने कंट्रोल के अंदर सारे एम्प्लॉय को रख रहा है, स्ट्रिक्टली उनके काम को जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है। कोई भी एम्प्लॉय अपने मन से काम नहीं कर रहा, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर वो काम कर रहा है। तो इस वजह से जो काम की क्वांटिटी है, जो काम की क्वालिटी है वो अच्छी आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्क जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। यूजफुल फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़, ये ऐसे एम्प्लॉय के लिए फ़ायदेमंद है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे उनको ज़्यादा तरीका समझ ही नहीं आएगा। उनको मैनेजर या लीडर जैसे भी कह देगा वो वैसे ही अपने काम को कर लेंगे। डिसीजन लेने में वो कैपेबल होते नहीं हैं, क्योंकि एजुकेशन उनके पास कम होती है। तो इसलिए उनको जस्ट क्या होता है, पपेट की तरह बस काम करना होता है। तो इसीलिए ये लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय के लिए बहुत यूजफुल रहता है।
नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेज। अब अगर इस स्टाइल के कुछ फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी होंगे, जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन। इस स्टाइल को फॉलो करने की वजह से यहाँ पर एम्प्लॉय में कोई मोटिवेशन नहीं होता, क्योंकि सारे एम्प्लॉय तो यहाँ डर के अंदर काम कर रहे होते हैं, अपनी उनकी कोई इच्छा नहीं होती, अपनी उनकी कोई मर्जी नहीं होती, खुल के वो कोई बात कह नहीं सकते, तो मोरल डाउन होता जाता है उनका, वर्किंग एनवायरनमेंट उनको अच्छा नहीं लगता, टेंशन क्रिएट होता रहता है। तो इस वजह से जब इतना कुछ होगा तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर मोटिवेशन की कमी रहती है। अपोज बाय एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय जो होते हैं यहाँ पर उनको डिसीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं करवाया जाता, उनका कोई रोल नहीं होता डिसीजन लेने में, वो जस्ट एक मशीन बन के रह जाते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि हम मशीन है और हम खुद से तो कोई काम कर नहीं सकते, जैसे हमें ऑर्डर दिया जाएगा बस हमें वैसे करना है। एक मैनेजर है वो ऑर्डर देता रहेगा और हम उसको फॉलो करते रहेंगे। तो इस तरह का जब लीडरशिप आ जाता है, इस तरह की जब लीडरशिप स्टाइल आ जाती है, तो एम्प्लॉयज वहाँ पर जो है मैनेजर का अपोज करने लग जाते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। चांसेस ऑफ पार्शियलिटी। एक ही पर्सन के हाथ में अथॉरिटी होती है, तो हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय है, कोई बहुत ज़्यादा उसका फेवरेट हो, कोई बहुत उसका कोई अपना खास हो, उसको पसंद हो, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, जो कम मेहनत वाला काम है वो तो उसको दे देगा और बाकी दूसरे एम्प्लॉयज़ को जो है वो ज़्यादा काम दे देगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपस में एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाती है। तो इसीलिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल में पार्शियलिटी के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको हम ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल के नाम से भी जानते हैं और आजकल जो है ये ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन लेने होते हैं वो यहाँ पर अकेला मैनेजर नहीं लेता, वो ऑलवेज अपने एम्प्लॉय को कंसल्ट करता है, उनको भी शामिल करता है, उनको भी पूछता है, इसलिए उनकी भी राय ली जाती है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड होता है। मैनेजर यहाँ पर जो है अपने सबॉर्डिनेट के आइडियाज़ को पूरी तरह से रिस्पेक्ट देता है, उनको सुनता है और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए उनको पूरी भी करता है। तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन में इसी मेथड को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट हम इसके फीचर्स देख लेते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के। कोऑपरेटिव रिलेशंस बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज। ये इस स्टाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि आपस में मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पर बहुत ही कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एक डिसीजन की जब बारी आती है मैनेजमेंट की, तो मैनेजर भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और सबऑर्डिनेट को भी चांस दिया जा रहा है। तो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग है, कहीं ना कहीं उसकी तो रक्षा हो रही है, उसकी प्रोटेक्ट हो रही है, उसको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है। तो इस वजह से जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो हर तरीके से अपने मैनेजर को कोऑपरेट करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। मैनेजर्स बिलीव एम्प्लॉयज। इस स्टाइल में मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर पूरी तरह से यकीन होता है, उनको ये पता होता है कि एम्प्लॉय जो हैं वो काम को करना भी चाहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भी खुशी खुशी लेंगे और अपने काम को वो बहुत अच्छे तरीके से गुड मैनर में परफॉर्म करेंगे। तो यही विश्वास जो मैनेजर का अपने एम्प्लॉयज़ पे होता है, कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज़ के मोरल को इनक्रीज करता है। इनकरेजेज ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पर मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में खुला कम्युनिकेशन है। मैनेजर अपनी बात सबॉर्डिनेट के सामने रखता है, तो सबॉर्डिनेट भी अपनी बात खुली तौर पे मैनेजर से कर सकता है। उसके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई सजेशन है, तो वो बहुत ईजिली बिंदास होकर जो है अपने लीडर को दे सकता है। तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है वो ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है। नेक्स्ट एडवांटेजेज। अब एडवांटेजेज क्या क्या हैं? हाई मोरले ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। अभी अभी हमने पढ़ा कि जब यहाँ पर एम्प्लॉय को भी शामिल किया जाएगा और मैनेजर उनके साथ मिल के चलेगा, तो ऑब्वियस है कि वो अपने काम से संतुष्ट होंगे और जिसकी वजह से उनका जो मोरल है वो इंक्रीज होगा। क्रिएशन ऑफ मोर इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जो एम्प्लॉय हैं उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया जा रहा है, वो अपना यहाँ पर फुल कॉपरेशन दे रहे हैं काम को करने के लिए, जिस वजह से काम की इफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। वर्कलोड ऑफ मैनेजर रिड्यूसेस। जब मैनेजर अपने एम्प्लॉय के साथ मिल के काम करेगा तो थोड़ा काम मैनेजर ने कर लिया, थोड़ा काम उसके एम्प्लॉयज़ ने कर लिया, तो मैनेजर का वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। यहाँ पर जब मैनेजर अपना थोड़ा सा काम सबॉर्डिनेट को दे देता है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर से काम का वर्कलोड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो इस काम का यूज जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कोई डेवलपमेंट का अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम है या एंटरप्राइजेज को एक्सपेंड करने का काम है, तो वो टाइम अपना वो उसमें लगा सकता है, ये फ़ायदा मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेज। अब डिसएडवांटेजेज, इसके नुकसान भी क्या क्या हैं, क्योंकि फ़ायदे हैं तो ऑब्वियस है कि नुकसान भी होगा।
रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट। अब जब बात डिसीजन मेकिंग में शामिल करने की आ जाती है तो अनपढ़, गंवार या कम पढ़े हुए लोगों को आप डिसीजन मेकिंग में नहीं ले सकते हैं। जो हाईली एजुकेटेड होंगे, जो वेल एजुकेटेड होंगे, उनको ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है एजुकेटेड एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। डिले इन डिसीजंस, मैनेजर सबऑर्डिनेट को कंसल्ट करके डिसीजन लेता है। ऑटोक्रेटिक में तो एक अकेले लीडर को लेना होता था, तुरंत डिसीजन ले लेता था वो, पर यहाँ पर सबऑर्डिनेट को पूछना होता है। तो पहले मैनेजर अपनी बात सबऑर्डिनेट के सामने रखता है, फिर उनसे कंसल्ट करता है। तो क्या होता है कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, टाइम जो है इसमें काफ़ी लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिसीजन में डिले हो जाता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स, ऑब्वियस होता है कि मैनेजर्स हैं, अब वो अपना काम जो है वो सबऑर्डिनेट को दे रहे हैं करने के लिए, उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर एक ये नेचर आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हमने सबऑर्डिनेट को दे दिया है, वो तो कर ही लेंगे। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैनेजर फिर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में हिचकिचाते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ जो है वो दिक्कत करती है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल। ये भी जो है एक थर्ड टाइप है लीडरशिप स्टाइल का। इसका दूसरा नाम होता है इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल, या फिर इसको फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल भी कहा जाता है। इस स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पर जो मैनेजर या लीडर होते हैं वो थोड़ा सा आलसी स्वभाव के होते हैं। उनको थोड़ा सा मैनेजरियल फंक्शन में परफॉर्म करने में थोड़ा आलस आता है। वो क्या करते हैं, अपना काम जो है सबऑर्डिनेट के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो भी होगा सबऑर्डिनेट जो है अपने आप कर लेंगे। मैनेजर आता है, एक बार चीज़ों को ओवरऑल एक्सप्लेन कर देता है, उसके बाद बता दिया उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद वो उसको छोड़ देता है। रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, जो भी वर्क परफॉर्मेंस करना है, और बस उसके बाद सारा काम जो है वो सबऑर्डिनेट के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैनेजर या लीडर होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करने लगते हैं कि जो भी है हमने अपनी जिम्मेदारी आगे सबऑर्डिनेट को दे दी, अब वो जो है काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं हम इस स्टाइल के क्या हैं। मैनेजर्स हैव फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट। इस स्टाइल में क्या है, इसकी ये फीचर है कि यहाँ पर मैनेजर को जो है अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर पूरा विश्वास होता है। उन्हें विश्वास होता है कि ये एक्टिव हैं, ये रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हैं, और जो भी काम हमने इनको दिया है वो काम वो अच्छे से पूरा करेंगे। मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस टेकन बाय सबऑर्डिनेट इंस्टीड ऑफ मैनेजर। ये भी एक स्टाइल की खासियत है कि जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन है वो सारे यहाँ पर सबऑर्डिनेट के द्वारा ही ले लिए जाते हैं मैनेजर की जगह। कभी अगर उनको ज़रूरत लगती है तो सबऑर्डिनेट जाके मैनेजर को कंसल्ट कर लेते हैं, पर अदरवाइज सारी जिम्मेदारी सबऑर्डिनेट के ऊपर ही होती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, मैनेजर यहाँ पे क्या करता है, अपनी अथॉरिटी जो है बिल्कुल खुला आगे एम्प्लॉयज में डिवाइड कर देता है। जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी प्लान है, उसके अकॉर्डिंग बना लिए जाते हैं और अपनी पावर जो है आगे दे दी जाती है। मैनेजर बस काम क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन का, डायरेक्शन का, कंट्रोलिंग का, बाकी जो सारी जिम्मेदारी है वो सारा सबऑर्डिनेट परफॉर्म करेंगे। सुपरविजन एंड कंट्रोल डन बाई एम्प्लॉयज। एक बार मैनेजर आया, उसने सारे ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर दिया, तरीके बता दिए काम करने के। उसके बाद बस मैनेजर का रोल इतना रह जाता है कि अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाए, कोई अपोजिट सिचुएशन आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बस वहाँ पे इंटरफेयर करेगा। बाकी जितना भी सुपरविजन और कंट्रोल का काम है वो सारे एम्प्लॉय के द्वारा ही हैंडल कर लिया जाता है। तो ये फीचर है इसकी। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेज। अब इसके फ़ायदे क्या हैं हमारे इस मेथड के। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट। जब यहाँ पर अथॉरिटी दी जाती है सबऑर्डिनेट को काम को करने की, परफॉर्म करने की, वो डिसीजन लेने वाले होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही जन्म ले लेता है। इसकी वजह से वो आगे फ्यूचर में और अच्छे तरीके से काम को करने लग जाते हैं। हाई लेवल मोटिवेशन, जब मैनेजर सबऑर्डिनेट को अपनी सारी अथॉरिटी दे देता है तो कहीं ना कहीं ये मैनेजर का फुल कॉन्फिडेंस अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर दिखाता है, और वो सबऑर्डिनेट जो होता है उसका बहुत विश्वास हो जाता है अपने मैनेजर के ऊपर, वो उसके प्रति बहुत डेडिकेटेड हो जाता है, और इस वे में उसके अंदर एक जो है मोटिवेशन की भावना पैदा होती है, और वो फुली तरीके से कंसंट्रेट होकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लग जाता है। हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइजेस। यहाँ पर मैनेजर जब अपनी मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबऑर्डिनेट को दे चुका होता है तो उसके पास जो है काफ़ी टाइम अवेलेबल होता है, और अपने इस टाइम का यूज वो एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने के लिए, कैसे उसको आगे एक्सपैंड करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बढ़ाना है, इस काम को करने के लिए वो अपने टाइम को आराम से यूज कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है डिसएडवांटेजेस। अब इस मेथड के अगर कुछ फ़ायदे थे तो इसके नुकसान भी हैं। डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉइज।
जबकि यहाँ पर मैनेजर पूरी तरह से जिम्मेदारियों को छोड़ देता है, सुपरविजन यहाँ पर होती नहीं है, मैनेजर की कंट्रोल यहाँ पर होती नहीं है। तो हर एम्प्लॉय क्या करता है, इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है, और ज़्यादा अगर कोई दिक्कत करता है तो एम्प्लॉय फिर उनको अपोज भी करने लग जाते हैं। तो अगर इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह के एम्प्लॉय जो होते हैं वो ना तो खुद काम करेंगे और ना ऑर्गेनाइजेशन में किसी और को काम करने देंगे। तो फिर इस सिचुएशन में मैनेजर के लिए सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट। अब इस स्टाइल को फॉलो करने की वजह से जो मैनेजर की पोस्ट है, कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, वो बहुत कम इंपॉर्टेंस रह जाता है, क्योंकि खुद से मैनेजर को कोई प्लान बनाना नहीं होता, डिसीजन उसे कुछ लेना नहीं होता, कंट्रोल उसके हाथ में कोई रहता नहीं है, सब कुछ तो एम्प्लॉय और सबॉर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो उसकी मैनेजरियल पोस्ट है उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। सुटेबल फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़। ये स्टाइल जो है ये तभी फॉलो किया जा सकता है जब सारे एम्प्लॉय जो हैं वो फुली एजुकेटेड हो, क्योंकि जो भी काम उनको असाइन किया जाए उस काम को वो पूरी कॉन्फिडेंस से कर पाए। वो तभी कर पाएंगे जब वो बहुत पढ़े लिखे होंगे, उनको काम को करने का तरीका पता होगा। अगर अनएजुकेटेड लोग हैं या आधे अधूरे पढ़े लिखे हैं, सेमी एजुकेटेड लोग हैं, तो फिर उनके लिए उस केस में ये जो लेजी फेयर स्टाइल है ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर आधा अधूरा ज्ञान लेके वो कंट्रोल करने चलेंगे तो फिर सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव पर कबाड़ा कर देंगे। तो इसीलिए ये मेथड जो है वो हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉय के लिए ही सुटेबल होता है। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग पार्ट 6 कम्युनिकेशन के बारे में।